हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रतिज्ञा सीरीज के अंतर्गत आज हमारा जो क्लास है वो क्लास नंबर 20 है। ये क्लास आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी ईएमआरएस केवीएस एनवीएस DSSB टीजीटी पीजीटी सभी जगह पर काम करने वाली है। जहाँ पर भी आपका साहित्य आएगा ये क्लास काम करेगी। इसके अंतर्गत हम कुछ क्वेश्चन साहित्य के रखते हैं, कुछ व्याकरण, भाषा विज्ञान और कुछ काव्य शास्त्र के। ठीक है, तो आपको टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर किया करते थे, लेकिन जो क्लास था वो हमारा काफ़ी लंबा हो जाता था और फिर आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो कम दिखता था, क्योंकि लंबे समय तक आप लोगों को बैठने की बैठने की आपको हैबिट नहीं है। तो इसलिए हमने इसके क्वेश्चंस जो हैं 30 किए हैं। 30 ही क्वेश्चन हम इसके अंतर्गत करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो चलिए आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने अवेलेबल है और इसका जो नंबर है, मतलब नंबरिंग जो है डली हुई वो 30 है। ठीक है। जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय अद पुरुष जयति अद नारी, आद धवल तनु आधा गोरा, आध सहज कुछ आधा कटोरा। ये पंक्तियाँ कहाँ से आई हैं आपको बताना है कि ये जो पंक्तियाँ हैं ये कहाँ से ली गई है। ये पंक्तियाँ हमारी विद्यापति जी की पदावली से आई है। राइट आंसर यहाँ पर पदावली बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसके क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जी देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। कौन रीतिबद्ध काव्यधारा का कवि नहीं है। रीतिबद्ध काव्यधारा का कवि कौन नहीं है। यहाँ राइट आंसर है आपका आलम। आलम रीतिबद्ध काव्यधारा का नहीं है कवि। ये रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। घनानंद, शेख आलम, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव, ये हमारे जो कवि हैं वो रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। देखिएगा, आलम रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं हैं, बल्कि ये रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं और रीति काल के कवियों का संक्षिप्त विवरण आपको यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें रीतिबद्ध कवि हैं, रीतिसिद्ध हैं और रीतिमुक्त हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के जो कवि हैं उसमें केशवदास जी आते हैं, सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम, भिखारी दास और पद्माकर। ये सारे कवि जो हैं वो रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। रीतिसिद्ध काव्यधारा की बात करें तो बिहारी लाल आते हैं और रीति मुक्त की बात करते हैं तो शेख आलम आते हैं, घनानंद, ठाकुर और आपका बोधा, द्विजदेव। ये कवि जो हैं हमारे वो रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध के हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 32। बालचंद गवाल बिजाई बई भाषा, दुहु नाही लगई दुज्जन हासा। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, आपको बताना है इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है। ये जो पंक्तियाँ हैं हमारी विद्यापति जी की हैं। देखिए, ये विद्यापति की पंक्तियाँ हैं और इन्हें विद्यापति जी को मैथिल कोकिल कहा गया है। कीर्तिलता से आपकी ये पंक्तियाँ ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ये देख लीजिए। मधुर राग बन विश्व सुलाती, सौरभ बन कण कण बस जाती। सौरभ बन कण कण बस जाती, ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो पंक्तियाँ हैं आज के क्वेश्चन में 2-3 पंक्तियाँ आप देख चुके हैं। देखिए, ये जो पंक्तियाँ हैं आपकी महादेवी वर्मा जी की हैं। राइट आंसर आपका महादेवी वर्मा बनेगा। ये प्रमुख काव्य जो पंक्तियाँ हैं छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा जी की हैं। यह कविता उनके संग्रह निर्जा में संकलित है। ये जो जिस कविता से ये पंक्तियाँ हैं ये निर्जा उनका कविता काव्य संग्रह है, उसमें संकलित है। महादेवी वर्मा जी की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ देख लीजिए कौन कौन सी हैं। इनका समय भी दिया गया है। निहार 1930 की है, रश्मि 1932 की, निर्जा 1935 की, सांध्य गीत 1936 की है, यामा 1940 की है, सप्तपर्णा की बात करें 1960 की है, दीपशिखा 1942 की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। कृष्णदास किसके शिष्य थे। बताना है कि कृष्णदास जी जो हैं वो किसके शिष्य थे। तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। कृष्णदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और भगवान की भक्ति के गुणगान हेतु विट्ठलनाथ, इन्होंने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। विट्ठलनाथ जी ने, विट्ठलनाथ जी वल्लभाचार्य जी के
पुत्र थे और इसमें 4 शिष्य इन्होंने वल्लभाचार्य जी के लिए, जिसमें वल्लभाचार्य से दीक्षा शिष्य थे इसमें 4 वल्लभाचार्य जी के, जिन्होंने वल्लभाचार्य जी से क्या लिया था, दीक्षा ली थी, दीक्षा ग्रहण की थी, जिसके अंतर्गत आते हैं आपके कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ठीक है, ये चारों आपके कुंभन दास जी, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास आपके वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। अब बात करते हैं विट्ठलनाथ के शिष्यों की। 4 शिष्य ही इसके अंतर्गत विट्ठलनाथ के थे और विट्ठलनाथ के जो अष्टछाप के कवि थे, 8 कवि थे इसमें, 4 विट्ठलनाथ जी के, 4 वल्लभाचार्य जी के। तो इसमें आते हैं गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 35। उस्मान ने जहांगीर के शासनकाल में कौन सी पुस्तक लिखी? उस्मान ने बताना है जहांगीर के शासनकाल में कौन सी पुस्तक लिखी है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर चित्रावली बनता है। उस्मान की जो प्रमुख रचना है वो चित्रावली है, जो इन्होंने जहांगीर के शासनकाल में लिखी है। और इसमें नेपाल के राजा धरणीधर के पुत्र राजकुमार सुजान तथा रूपनगर के राजा चित्रसेन की कथा, चित्रसेन की जो कन्या है चित्रावली, इनके प्रेम का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और इसमें क्या है ना, अंग्रेजों के द्वीप का भी वर्णन मिलता है चित्रावली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 36। युग की गंगा नामक संग्रह में काव्य क्या वर्णन किया गया है? जो युग की गंगा एक संग्रह है आपका, कविताओं का संग्रह है, काव्य संग्रह है, और इसमें बताना है हमें कि किस चीज़ का वर्णन किया गया है। इसमें यथार्थवादी रचनाएं और जनगीत का वर्णन किया गया है। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल का पहला काव्य संग्रह है, जो कि आज़ादी के पहले मार्च 1947 में प्रकाशित हुआ। इसमें यथार्थवादी रचनाएं और जनगीत का वर्णन है। इसकी प्रमुख कृतियां हैं फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार, गुल मेहंदी, मेरी हे मेरी तुम, बोले बोल अबोल, जमुल, जल तुम और अपूर्वा। अपूर्वा के लिए 1986 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है केदारनाथ अग्रवाल जी को। इसे ध्यान में रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है आपका कि अपूर्वा के लिए केदारनाथ को किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, या अपूर्वा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो 1986 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अपूर्वा इनकी रचना है। नेक्स्ट आपका 37 नंबर क्वेश्चन, कवित रत्नाकर किसकी रचना है? कवित रत्नाकर बताना है, ये किसकी रचना है? सेनापति की। राइट आंसर सेनापति। कवित रत्नाकर जो है वो सेनापति की रचना है, और कवित रत्नाकर का रचना काल 1649 ईस्वी है। इसमें 5 शीर्षक अथवा अध्याय हैं, 5 अध्याय भी हम इनको बोल सकते हैं, शीर्षक को अध्याय भी बोलते हैं, तो जिन्हें तरंग की संज्ञा दी गई है। सेनापति भक्तिकाल और रीतिकाल के संधि युग के कवि हैं। सेनापति के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, जिसमें आता है काव्य कल्पद्रुम और दूसरा है कवित रत्नाकर। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे वैज्ञानिक आधार दिया है? बताना है कि आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने किसे वैज्ञानिक आधार दिया है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बनता है रस विवेचन को इन्होंने वैज्ञानिक आधार दिया है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस विवेचन को वैज्ञानिक आधार दिया है, और अन्य सभी जो विकल्प हैं आपके वो असंगत हैं, यानी कि मेल नहीं खाते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, और काव्य में जो रस आता है वह ही काव्य का रस है। काव्य में जो भी आपको आनंद आता है, जो आनंद आपकी, जिस आनंद की आप अनुभूति करते हैं, वही काव्य में रस माना गया है। रसात्मकम काव्यम वाक्यम काव्यम, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। ये कहा गया है कि जो रसयुक्त वाक्य है वही काव्य है। 39 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जन्मेजय का नागियक का रचना वर्ष है। इसका आपको जो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है जन्मेजय का नागियक, इसका रचना वर्ष बताना है, और राइट आंसर आपका क्या बनता है? 1926। ठीक है, 1926 है। आगे देखते हैं इसकी कुछ व्याख्या है, तो व्याख्या को देख लीजिए। प्रसाद जी द्वारा रचित जन्मेजय का नागयज्ञ जो रचना है वो वर्ष 1926 ईस्वी की है। प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, इसमें कानन कुसुम आपकी आती है जो कि 1913 की है, आंसू 1925 की है, लहर 1933 की है, कामायनी की बात करें 1935 की है, स्कंदगुप्त 1928 की रचना है, चंद्रगुप्त 1931 की है, और ध्रुव स्वामिनी जो है ये 1933 की रचना है। क्वेश्चन नंबर 40,
पद्मावत में सिंहल द्वीप किसका प्रतीक है? सिंहल द्वीप बताना है पद्मावत में किसका प्रतीक है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है हृदय का। ठीक है, और अभी हमारा जो भक्ति काल का क्वेश्चन वो आएगा क्लास, तो उसका मैं लगा दूंगी कल आपको या फिर आज ही शाम तक मैं इसको लगा दूंगी, उसका जो टेम्पलेट होता है। ठीक है, फिर आपको मालूम हो जाएगा कि वो कब आ रहा है, कितने क्वेश्चंस उसमें हैं और आपको उससे कैसे जुड़ना है। चलिएगा आगे देख लीजिए। पद्मावत में सिंहल द्वीप हृदय का प्रतीक है और पद्मावत प्रबंध काव्य है। इसमें 58 खंड और अध्याय हैं। पद्मावत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समासोक्ति कहा है। पद्मावत में जो प्रतीक है वो तन चित्तौड़ का प्रतीक है। मन की बात करें तो राजा रतन सिंह, हृदय की बात करते हैं सिंहल द्वीप, शैतान की बात करें तो राघव चेतन, शैतान का प्रतीक कौन है? राघव चेतन। बुद्धि पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है। माया की बात करें तो अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। ठीक है, और गुरु की बात करते हैं तो हीरामन तोता, और दुनिया धंधा की बात करते हैं तो नागमती इसका प्रतीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से राही मासूम रजा लिखित उपन्यास कौन सा है? राही मासूम रजा द्वारा लिखित उपन्यास बताना है कौन सा है, और आपका जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वो बनेगा आधा गाँव। राही मासूम रजा के द्वारा लिखित उपन्यास है आधा गाँव। आधा गांव राही मासूम द्वारा लिखित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास है टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक साधा कागज, कटराबी आरजू, मोहब्बत के सिवा, और आपका असंतोष के दिन, नीम का पेड़, जबकि कब तक पुकारूं रांगे राघव का उपन्यास है। कब तक पुकारूं क्या है? रांगे राघव जी का उपन्यास है। कितने पाकिस्तान ये कमलेश्वर का है। तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन। तो 42 नंबर क्वेश्चन में फिर से आपको एक पंक्ति दी गई है और ये बताना है किसकी पंक्ति है। चलिएगा, तो पंक्तियाँ क्या हैं आपकी? बमने ही म जानंत ही भेहू, एव ई पिड़ ओ एच उबेऊ, माटी पानी कुसो लई पढ़ंत, और घर ही बैसी अगी हुणंत। पंक्तियाँ किसकी हैं आपको बताना है। ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं ये किसकी पंक्तियाँ हैं? सरहपा जी की पंक्ति हैं ये। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सरहपा। ये पंक्तियाँ आपकी सरहपा की हैं, और सरहपा को जो है वो सिद्ध कवियों में सरहपा का स्थान प्रमुख रूप से रहा है, और हिंदी का जो प्रथम कवि माना है राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा, और सर्वमान्य मत के द्वारा भी वो सरहपा ही हैं। इनके द्वारा 21 ग्रंथों की रचना की गई, जिनमें से डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्सर द्वाकोपदेश ये बताए गए हैं कि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। आगे चले, जो डोम्बी गीतिका ये जो है एक तरीके से रचना, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 43, गोदान का प्रकाशन कब हुआ था? गोदान का प्रकाशन वर्ष बताना है, और 1936 जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर बनता है। 1936 में गोदान की रचना होती है। इनकी प्रमुख जो व्याख्या है इनके इसमें क्या कहते हैं कि जो गोदान है इसका प्रकाशन वर्ष 1936 है, और प्रेमचंद जी का ये अंतिम उपन्यास था, कृषक जीवन पर आधारित था, एक महागाथा थी कृषक जीवन की। इसकी तुलना टॉल्स्टॉय के वार एंड पीस तथा गोर्की के मदर से की जाती है। इनके एक मतलब इनकी अपनी रचना थी वॉर एंड पीस, और गोर्की की रचना थी मदर, जिससे इसकी तुलना की जाती है गोदान की, तो इसे ध्यान में रखेंगे। प्रेमचंद जी के कुछ प्रमुख उपन्यास दिए गए हैं। सेवा सदन ये 1918 की रचना है। वरदान की बात करें 1921 की है। प्रेमाश्रय ये 1922 की रचना है। रंगभूमि 1925 की है। कायाकल्प 1926 की रचना है। निर्मला ये 1927 का है। गबन 1931 का है, और क्रमभूमि ये 1932 ईस्वी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 44, समाज और धर्म के निबंधकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया है। समाज और धर्म के निबंधकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया है, वे कौन थे? तो आपको बताना है कि वे हमारे मुख्यमंत्री साहब कौन थे। ठीक है, इनमें चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, और राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे डॉक्टर संपूर्णानंद जी। देखिएगा ध्यान से इसको। डॉक्टर संपूर्णानंद जो है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद को इन्होंने सुशोभित किया था, और
उन्हें हिंदी के श्री वृद्धि के लिए समाजवाद पुस्तक पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्रदान हुआ है। प्रमुख निबंध स्फुट विचार, चिदविलास, जीवन और दर्शन, शिक्षा का उद्देश्य, जीवन और दर्शन, भाषा की शक्ति तथा अन्य निबंध, समाज और धर्म आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 45। यहाँ फिर से आपके लिए कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, तो इनमें क्या बताना है, क्या लिखा गया है, किस कवि ने ये पंक्तियाँ लिखी हैं, वही बताना है आपको। ये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे ही चितवत एक बार। ये पंक्तियाँ किस कवि के द्वारा लिखी गई हैं? तो ये जो पंक्तियाँ हैं बहुत अच्छी पंक्ति हैं और रसलीन की ये पंक्तियाँ हैं। ठीक है, आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए ऐसे याद रख लीजिए। ये हलाहल मद भरे, ठीक है, मद से भरी हुई चीज़ है हलाहल, ठीक है, भरी है बिल्कुल ऊपर तक, यानी कि रस बहुत ज़्यादा है उसमें, इस तरीके से याद रख लीजिए। रसलीन की पंक्तियां हैं ये, राइट आंसर आपका रसलीन होगा। और इसकी व्याख्या को देख लीजिए। ये पंक्तियां जो हैं प्रमुख कवि हमारे रसलीन साहब इनकी हैं। रसलीन का पूरा नाम सैयद गुलाम नबी था और इनके द्वारा लिखे 2 ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध हैं, जिसमें अंग दर्पण आता है, ये 1737 की है रचना, और रस प्रबोध आता है, ये 1741 ईस्वी की रचना है। 46 नंबर क्वेश्चन, कुसुम कानन अंचल में मद पवन प्रेरति सौरभ साकार। यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये जो पंक्तियाँ हैं ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। इनकी कुछ अन्य काव्य पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं और ये कामायनी की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई पंक्तियाँ हैं। अन्य जो पंक्तियाँ हैं इनको देख लीजिए। और देखा वह सुंदर दृश्य, नैन का इंद्रजाल अभिराम। और दूसरी पंक्ति क्या है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। तीसरे नंबर की पंक्ति है, नित्य यौवन छवि से ही दीप्त, विश्व की करुणा कामना पूर्ति। चौथी है कि पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसमें सुलझाने का अभिमान, उसे सुलझाने का अभिमान। ये प्रमुख पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, कौन सी पहाड़ी बोली नहीं है? पहाड़ी बोली बताना है आपको और क्वेश्चन को देखते ही आप समझ गए होंगे कि इनमें से पहाड़ी बोली कौन सी नहीं है। हमारी बुंदेली जो है वो पहाड़ी बोली नहीं है। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी बुंदेली। देख लीजिए आगे आपको मिल जाएगा। हाँ, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी बुंदेली, ब्रज भाषा, ब्रज कोरवी, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ये 5 बोलियां आपकी आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। सोरसैनी अपभ्रंश में लिखी गई है। राजस्थानी हिंदी में आती है मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी तथा पहाड़ी हिंदी। ठीक है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी, नेपाली और गढ़वाली, ये तीनों आती हैं। और ये तीनों ही जो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी है, ये सोरसैनी अपभ्रंश से, ठीक है, से मतलब कि इसमें लिखी जाती है, सोरसैनी अपभ्रंश से आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में है, कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है? भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है सबही नचावत राम गोसाई। ये भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है और इनके कुछ अन्य उपन्यास है, जैसे पतन है, चित्रलेखा है, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, फिर नहीं, फिर वह फिर नहीं आई आदि इनके उपन्यास है। जबकि यही सच है मनु भंडारी की कहानी है, ममता प्रसाद जी की कहानी है और अकेली, ये मनु भंडारी की कहानी है। अकेली किसकी है? मनु भंडारी की है। तो मनु भंडारी की दो कहानियाँ आपको यहाँ पर दी गई है, यही सच है और अकेली, ये मनु भंडारी की है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग में कौन सा खंड नहीं है? प्रथम भाग में इनमें से कौन सा खंड नहीं है? जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो प्रकृति और पुरुष भी वहाँ है, बीज और अंकुर है, उषा और ईश्वर है, वहाँ कौन सा नहीं है? जो बंधन और आपका जिज्ञासा है, ये वहाँ पर नहीं है, तो इसे ध्यान रखेंगे। बंधन और जिज्ञासा ये खंड नहीं है, इसके प्रथम 2 भाग हैं, इसके 2 भाग हैं। ठीक है, शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग का प्रकाशन 1941 में होता है तथा दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 में होता है। अज्ञे जी की रचना है। अज्ञे ने बालमन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव तथा उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया है। इनके प्रमुख उपन्यास है नदी के द्वीप, ये 1951 की रचना है, और अपने अपने अजनबी 1961 की रचना है। शेखर एक जीवनी पर रोम्या रोला की पुस्तक
जो क्रिस्तोफ, इसका प्रभाव लेखक ने स्वीकार किया है। जो क्रिस्तोफ जो रचना है रोमियोला की, तो इसका प्रभाव शेखर एक जीवनी पर मिलता है और ऐसा लेखक स्वीकार करते हैं, अज्ञे जी स्वीकार करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, कौन सी रचना हरिओद की नहीं है? तो जो हरिओद की रचना नहीं है वो आपको बताना है, और आपने यहाँ देखते ही पहचान भी लिया होगा आंसर कि कौन सी रचना आपकी हरिओद की नहीं है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर है आपका यशोधरा। यशोधरा इनकी रचना नहीं है। ये रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक है, यशोधरा 1932 में हरिओद जी की रचना नहीं है। इसका टाइम कितना है? 1932 है, और यह मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। इसमें गौतम बुद्ध के गृह त्याग की कहानी को केंद्र में रखकर यह महाकाव्य लिखा गया है। गुप्त की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, रंगमी भंग और हिडिंबा। ये आपकी गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, हरिघाटी किसका यात्रा वृत्तांत है? हरिघाटी यात्रा वृत्तांत बताना है किसका है, और राइट आंसर क्या बनता है? डॉक्टर रघुवंश। ये डॉक्टर रघुवंश का आपका यात्रा वृत्तांत है, और इसकी जो रचना हुई थी वो 1963 में हुई थी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं छाया, तप, अर्थहीन, तंतुजाल, वह अलग व्यक्ति, यह जो अनिवार्य, और मानव पुत्र ईशा। ये आपकी जो कृतियां हैं, प्रमुख कृतियां, ये डॉक्टर रघुवंश की हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन ने हमीर रासो को किस कवि की रचना माना है? राहुल सांकृत्यायन जी ने हमीर रासो को किस कवि की रचना माना है? और इसका आपका आंसर बनेगा जज्जल की रचना माना है हमीर रासो को राहुल सांकृत्यायन जी ने। तो ध्यान रखेंगे, राहुल सांकृत्यायन की बात हो रही है, और जज्जल कवि की इन्होंने हमीर रासो को रचना माना है। राहुल जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इसके आगे व्याख्या को देखिएगा। राहुल सांकृत्यायन ने हमीर रासो को जज्जल कवि की रचना माना है, और रामचंद्र शुक्ल हमीर रासो से अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा का अंत मानते हैं। हमीर रासो में राजा हमीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन है। तो ध्यान रखेंगे, हमीर रासो में किसका वर्णन किया गया है? राजा हमीर का और अलाउद्दीन का, इनके युद्धों का वर्णन किया गया है। 53 नंबर क्वेश्चन, इसमें से भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? भूषण का लक्षण ग्रंथ बताना है, और लक्षण ग्रंथ के भूषण की तो रचनाएं बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो आपको समझ आ रही होंगी कि कौन सी रचना है भूषण की। शिवराज भूषण नाम भी दिया गया है इसमें, तो आप उससे भी पहचान सकते थे। बहुत ही फेमस रचना है इनकी। राइट आंसर आपका शिवराज भूषण हो जाएगा। शिवराज भूषण का लक्षण ग्रंथ है, जिसे इन्होंने अलंकार के रूप में बनाया है, और विद्वानों ने इसके 6 ग्रंथ माने हैं। शिवराज भूषण, दूसरा है शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा और दूषण उल्लास। ये 6 रचनाएं इनकी मानी गई हैं। तो फिर से देख लीजिए, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा और दूषण उल्लास। ठीक है, 2 में आपका उल्लास है और भूषण है आपका। इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगे 1 से 2 बार पढ़ने में। परंतु प्रथम 3 ग्रंथ ही इनके उपलब्ध हैं। 6 माने जाते हैं, लेकिन पहले जो 3 ग्रंथ हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये इनके उपलब्ध ग्रंथ हैं। ठीक है, जबकि पद्माभरण और जगत विनोद ये पद्माकर की रचनाएं हैं। रसिक प्रिया की बात करें तो ये केशवदास जी की कृति है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठेले पर हिमालय किसके द्वारा रचित रचना है? ठेले पर हिमालय हमें बताना है किसकी है, और ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। ठेले पर हिमालय इनका यात्रा वृत्तांत है। संस्मरणात्मक निबंध भी इसको कह सकते हो आप, उसी श्रेणी में आता है ये। ठीक है, और इसमें नैनीताल से कौसानी तक की यात्रा का एक बहुत ही रोचक वर्णन किया गया है। धर्मवीर भारती की प्रमुख कृतियां हैं ठेले, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, प्यासी नदी, अंधा युग और नीली झील तथा आवाज़ नीलम। ये है आपकी धर्मवीर भारती जी की प्रमुख रचनाएं। आगे चलें और अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 55, 60 क्वेश्चन तक हम आज की क्लास में करेंगे। देखिएगा, किस धारा में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है? कौन सी ऐसी वो धारा है, कौन सा वो आर्टिकल है जिसमें हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो वो आपकी आर्टिकल 343 है। DSSB में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आया है, बहुत ज़्यादा बार। देखिएगा, धारा 343 में
हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान की सभा में एक मत से निर्णय लिया गया। इस संविधान सभा में एक मत से निर्णय लिया गया 14 सितंबर 1949 को कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी और इसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि होगी। 56 नंबर क्वेश्चन, कौन सा उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक नहीं है? उपेंद्र नाथ अस्क का कौन सा नाटक नहीं है? तो कोणार्क जो है ये उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक नहीं है। अंजो दीदी है, कैद है और जयप्रकाश जैन का नाटक है। कोणार्क की बात करते हैं, ये इनका नहीं है, किसका है? जगदीश चंद्र माथुर जी का है और इनकी जगदीश चंद्र माथुर की ये पहली नाट्य कृति है। माथुर जी के अन्य प्रमुख नाटक कौन से हैं? भोर का तारा, ओ मेरे सपने, सार दिया, 10 तस्वीरें, पहला राजा, जिन्होंने जीना जाना, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, शिवराम पांडे का संस्मरण कौन सा है? शिवराम पांडे का संस्मरण बताना है कौन सा है और राइट आंसर आपका क्या होगा? मदन मोहन के संबंध में कुछ पुरानी स्मृतियाँ। मदन मोहन के संबंध में कुछ पुरानी स्मृतियाँ, इनका जो है संस्मरण हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या को देख। मदन मोहन के संबंध में कुछ पुरानी स्मृतियाँ शिवराम पांडे का संस्मरण है, जबकि झलक जो है वो शिव नारायण टंडन का है और बोलती प्रतिमा ये श्रीराम शर्मा का संस्मरण है। 58 नंबर क्वेश्चन, जानवर और जानवर का किसका कहानी संकलन है? जानवर और जानवर बताना है, तो ये मोहन राकेश का कहानी संकलन है। और आगे चलिए, कुछ कहानियाँ और कहानीकार और कहानियाँ आपको दी गई हैं, तो इनको देख लीजिए। मोहन राकेश की प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी हैं? इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, ये प्रमुख कहानियाँ हैं मोहन राकेश जी की। कमलेश्वर की बात करते हैं, राजा निर्बसिया, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया, ठीक है, और बयान, ये आपकी कमलेश्वर की है। राजेंद्र यादव की बात करें, देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, टूटना अपने पार, ठीक है, टूटना और अपने पार, ये किसकी है? राजेंद्र यादव की प्रमुख कहानियां हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? तो कौन सी उपभाषा के अंतर्गत आती है कन्नौजी? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है कन्नौजी, ठीक है। कन्नौजी जो है ये पूर्वी हिंदी वर्ग की, कन्नौजी पूर्वी नहीं बेटा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। देखिए पश्चिमी हिंदी, हाँ पश्चिमी हिंदी में ही आती है, आपका ये गलत हो जाता है, इसको ठीक कर लीजिए। जो आपका आंसर होगा वो पश्चिमी हिंदी हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी में आती है और ये सोर्स यानी अपभ्रंश में ली गई हैं। देखिएगा इसमें ब्रज, कोरवी, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी आती हैं। और बात करें अगर राजस्थानी की, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी आती है। पहाड़ी की हिंदी की बात करते हैं, कमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली इसके अंतर्गत आती है। 60 नंबर क्वेश्चन, सावित्री किस नाटक की नायिका है? सावित्री को बताना है ये किस नाटक की नायिका है। लहरों के राजहंस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सावित्री जो है वो लहरों के राजहंस नाटक की नायिका है। चलिए और इसकी व्याख्या को देखते हैं। सावित्री मोहन राकेश के आधे अधूरे नाटक की नायिका है। आधे अधूरे नाटक में हिंदी में अलग ढंग का प्रयोग किया गया है। इसका प्रकाशन वर्ष 1969 में हुआ और यह पूर्णतया तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। आधे अधूरे नाटक के पात्र, पुरुष पात्र कौन कौन से हैं? तो महेंद्र है, सिंघानिया है, जगमोहन, अशोक और मनोज, ये इसके पुरुष पात्र हैं। बात करते हैं अगर स्त्री पात्रों की, तो इसमें सावित्री, बिन्नी और किन्नी ये आते हैं। तो कैसा आपको हमारा क्लास लगा ज़रूर बताइए, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। लाइक शेयर करना मत भूलना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट अफेयर का क्लास भी आपको रात में 8:30 बजे मिलता है, वो छोटा क्लास होगा। टॉप 10 करंट अफेयर आपको उसके अंतर्गत मिलेंगे। आप PDF भी निकलवा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से आपको जुड़ना पड़ेगा, वहीं पर आपको उसका PDF अवेलेबल होगा, ठीक है। और भक्ति काल का जो क्वेश्चन आता है उसका टेम्पलेट मैं ज़रूर लगाऊंगी, ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाए कब हमारा क्लास आने वाला है। मैराथन क्लास होगा और उसमें करीब आपके 400 प्लस में ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए क्लास अपनी समाप्त करते हैं यहीं पर और फिर आपसे एक और नई क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।